That's a separate issue. So let's ask Advocate Inderpal Singh ji, our very old friend. He's with us at the moment. Inderpal Singh ji, नमस्कार. नमस्कार सर, हाउ आर यू? Absolutely fine, sir. आपको देख के तबीयत खुश हो जाती है, सर. कमाल है. Always smiling, इंद्रपाल सिंह जी. क्या बात है, सर. जबरदस्त, बिल्कुल. इंद्रपाल सिंह जी, तो 48 में से कितनी? नहीं, हमारी अभी महायुति का जो एक चल रहा है टारगेट जो हमने लिया है, 40 पार करने का टारगेट लिया है, और ये में महायुति का एजेंडा है कि बीजेपी, हम और हमारे साथ में शिंदे साहब और घटक दल जितने हैं सब मिलाकर 40 पार हम करेंगे, ऐसा हमने एक एजेंडा और एक टारगेट लेके चल रहे हैं. मतलब संकल्प बनाया आपने. आपका संकल्प है कि 40 के तो ऊपर आनी चाहिए, बाकी जो भी हो. जी 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 बिल्कुल. तो सर ये बताएं. It was his birthday, sir. Before that, I just remind you. It is his birthday today. No, yesterday. Yesterday, परसों था, परसों. तो मनाने का कमाल है. अगर आपका बर्थडे और बीजेपी का बर्थडे एक ही है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बीजेपी में क्यों नहीं? परसों था. Happy birthday, sir. Very very happy birthday to you. So today you are 31. सर अभी हुन 31 साल दे हो गए सर. Can you hear me, sir? Yes, my साउंड लेट आ रहा है. The sound is coming late, gentlemen. There's a delay in the sound. Can you please be kind enough to solve that? And don't just tell me that it's a network issue. Please solve it, whatever you have to do. अच्छा इंद्रपाल सिंह जी, आप ये बताएं कि आपको असल में कितनी सीटें मिल रही हैं? मतलब अजीत दादा पवार को कितनी सीटें मिल रही हैं सर, ये तो बता दीजिए. हमने 5-6 का टारगेट रखा था कि हमें 5 या 6 सीटें मिलनी चाहिए, जिसमें हमारे पास में बारामती है, हमारे पास में रायगढ़ है, हमारे पास में अभी शिरूर है, परभणी है, और नासिक के लिए हमारा प्रयास चल रहा है कि नासिक में भुजबल साहब का काम बहुत अच्छा है. समीर भाऊ के काम, जब वो समीर भाऊ एमपी थे तो वो टाइम पे भी उन्होंने जो नासिक का डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपमेंट दिखता है और डेवलपमेंट बोलता है. तो वो काम बहुत बेहतरीन काम होने के कारण वहाँ सिटिंग एमपी होने के बावजूद भी हम भुजबल साहब के लिए लड़ रहे हैं. और आपने अभी देखा होगा कि आपका तो बहुत अपडेट अच्छा रहता है. आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन यू पीपल कि आप बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड जर्नलिस्ट एंड आप लोग जो अपडेट रखते हैं. कभी कभी मैं में भी जाता हूँ तो मुझे वो चीज़ें उतनी फास्ट थ्रो नहीं होती जितनी आपके यहाँ से अपडेट अच्छी नॉलेज मिलती है. तो मैंने ये देखा है, अभी कल दादा ने मीटिंग की और वो मीटिंग फडणवीस साहब के साथ में 1.5 घंटा मीटिंग चली. 1.5 घंटा मीटिंग में हमने उनको फडणवीस साहब को कन्विंस किया कि किसी भी हिसाब से नासिक हमें मिलनी चाहिए. तो नासिक अगर हमें मिलती है तो हमें 5 सीटें मिलती हैं. और तो हमारा गणित वही था कि हमारे पास में जब राष्ट्रवादी एक थी तब भी हमारे पास में 5 एमपी थे. तो 5 और 6 के बीच में हमारा टारगेट था कि हमें सीटें मिलेंगी और हमें कोई मन दुख नहीं है. हम बहुत खुश हैं और हमारे साथ में जो हो रहा है और जो सिनेरियो चल रहा है वो एकदम परफेक्ट जा रहा है. और बहुत ही एक फार्मूला जो डिसाइड हुआ था, वो फार्मूले के तहत जो सीटें किसको कहाँ मिलनी चाहिए और किस तहत मिलेंगी, उस तहत हमें सीटें मिल रही हैं. हमारा मान सम्मान और हर चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है. पार्टी में जरा भी ऐसा नहीं है कि हमें कहीं कुछ नाराजगी लग रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि जो टारगेट था उस टारगेट को हम बराबर से अचीव कर रहे हैं. हमारा 5 और 6 का ही टारगेट था, 5 तक हम पहुंच गए हैं. 5 सीटें हमें इस समय मिल रही हैं. शायद भुजबल साहब का कल तक अनाउंसमेंट हो जाएगा और भुजबल साहब लड़ेंगे. तो you're saying हेमंत गोडसे will not be एकनाथ शिंदे जी वो त्याग दे देंगे, नासिक वाला सीट दे देंगे आपको. आपको लग रहा है कि things will happen your way, इंद्रपाल जी? हाँ, यस प्रदीप जी, ऐसा है कि वो हेमंत गोडसे साहब सिटिंग एमपी है, और लेकिन जहाँ उनके भी वरिष्ठ देख रहे हैं, उनकी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की अपनी कमेटी है, उनके वरिष्ठ हैं, उसके बाद में हम सबके वरिष्ठ दिल्ली में हैं. तो ये दोनों जगह से जो अभी हमें सिग्नल आ रहा है
कि हमें मिलकर काम करना है, और अगर किसी को भी चीटिंग की, जैसे देखिए अभी आपने यवतमाल और वाशिम में जी। भावना गवली को भी ने चांस नहीं दिया गया, राजश्री पाटिल को वहां दिया गया। तो भावना गवली वहां 5 टाइम की एमपी है, उसके बावजूद उन्हें समझा बुझा के पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको कहा कि भाई आपको अभी यहाँ नहीं कहीं और अपॉर्चुनिटी दी और जाएगी। भुजबल साहब, इंद्रपाल जी, भुजबल साहब रामटेक से सब ठीक हो रहा है भुजबल साहब के लिए? हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग रामटेक? नहीं, भुजबल साहब इज ऑल सेट टू फाइट द इलेक्शन, और उनका अपना काम भी उन्होंने, हमने 2 दिन पहले मीटिंग बुलाई और सभी कार्यकर्ता भुजबल साहब के बंगले पे थे, और सबको हमने बोल दिया है कि आपको तैयारी करना है, और नासिक में कौन सी टीम काम करेगी और कितने लोग काम करेंगे, इसकी पूरी हमारी मीटिंग भी हो गई है। तो वी आर वेरी वेल सेट टू फाइट द इलेक्शन इन नासिक फॉर भुजबल साहब नामियार जी। अच्छा, दिस फर्स्ट टाइम, इंद्रपाल साहब, फर्स्ट टाइम बारामती पे अटैक हुआ है। बारामती पे जिस प्रकार से एक संघर्ष चल रहा है, सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार, तो इससे पहले शरद पवार जी कभी बारामती में इतना टेंशन में दिखाई नहीं दी। उनका हमेशा कहना था कि मैं चुनाव में बारामती में जाता ही नहीं हूं, आई डोंट गो टू बारामती ड्यूरिंग द इलेक्शंस बिकॉज माय वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड आई नेवर कैंपेन। तो आज के तारीख में पवार साहब पश्चिम महाराष्ट्र में कैंपेन कर रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में बेस बनाकर बैठे हुए हैं। बारामती टॉप पोस्ट, वी फाइंड सुप्रिया सुले कंटिन्यूस, एक लगातार जो 24/7 वहां पर चालू किए कैंपेन। तो ये माहौल बदला है, हाउ सीरियस इज इट? पूरे अजित पवार जी पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र लेके रहेंगे? साउंड गया? I don't think he's getting the sound. नहीं, आया अभी आ गया। Okay. हाँ, इसमें जी सर, बोलिए। प्रदीप जी, ऐसा है कि बहुत ही कांटे की टक्कर, और ये हमने कभी सोचा नहीं था। आपने मेरा पॉलिटिकल करियर 25 साल का है, हमने कभी नहीं सोचा था कि पवार वर्सेस पवार और एक ही फैमिली के बीच में आमना सामना होगा और ऐसा इलेक्शन होगा। और ये इलेक्शन अभी हो रहा है। तो कल ही माननीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने कहा कि दिस इज इलेक्शन बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी, इन दोनों के बीच में इलेक्शन है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आप भी दोनों बड़े परिपक्व ये पत्रकार हैं, तो आप लोगों को भी यू कैन रीड बिटवीन द लाइन, ये इलेक्शन कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है और किसके बीच में हो रहा है। ये एक बात तो एकदम क्लियर होती है कि इलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, और ये पवार वर्सेस पवार दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे जो अदृश्य है, फडणवीस साहब ने खुद कहा कि इट इज बिटवीन नरेंद्र मोदी साहब और इट इज बिटवीन देन राहुल गांधी जी। तो इस तरह का इलेक्शन है, कांटे की टक्कर है। लेकिन हमें जैसे हम आज बीजेपी के घटक दल है, हम बीजेपी के साथ में हैं, तो जैसे हमें अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार साहब को जिस तरीके से पूरी पार्टी महायुति के जो है सर करता धरता है वो नरेंद्र मोदी साहब है, जेपी नड्डा साहब है। तो वो जो महायुति में जब अगर वो बोलते हैं कि आपको यहाँ से लड़ना है, तो हमें एक आदेश आया कि हमें यहाँ से एक सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है, तो फिर हमने उस महायुति के धर्म का पालन किया। और महायुति के धर्म का पालन करते वक्त हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं बारामती में भी कुछ विकास बाकी है। हम बोलते हैं कि बारामती एक विकास का मॉडल है, ये बहुत बार बोला गया है, लेकिन अभी अगर आपने लेटेस्ट इंटरव्यू देखे होंगे सुनीत्रा वहीनी के, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे दुख होता है कि जब बारामती का लड़का यूथ जो है पढ़ने के लिए पूना जाता है, बारामती का कोई यूथ जो है काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए पूना बाहर जाती, उनका एजेंडा है कि एक विशेष ट्रेन चालू करने वाली है वो, कि जहाँ जो कि बारामती से मुंबई की एक ट्रेन होनी चाहिए, बारामती से पुणे की एक ट्रेन होनी चाहिए। और बारामती की जहाँ जहाँ कुछ सालों से, मैं ये कहूँगा कि पिछले कुछ 5-6 सालों से बारामती में कहीं कहीं कुछ गाँव में ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कि एक और नेता, 2 और नेता है, आपको पता है कि एक तो शिवतरे जी है वहाँ, तो शिवतरे जी की भी नाराजगी ये थी कि कहीं कहीं किसी गांव के अंदर
विकास नहीं हुआ है, कुछ गांव छूट गए हैं। तो कहते हैं कि जैसे वो पुरंदर से हैं, तो पुरंदर भी बारामती में आता है, तो वो चाहते थे कि पुरंदर में विकास हो, और इसीलिए वो बीच में जोश में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन, और मैं लड़ूंगा इलेक्शन। तो इलेक्शन लड़ने का उनको जब पूछा गया कि आप क्यों लड़ना चाहते हैं, तो शिवतरे साहब ने ये कहा था कि पुरंदर के कुछ गांवों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ और पुरंदर बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया है। तो ये बारामती डिस्ट्रिक्ट में ये जी, गलत और है। ये भी कहा गया था इंद्रपाल सिंह जी, हाँ जी, मैं सुमित्रा जी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कल, उन्होंने ये भी जी। कहा कि जो बाकी 5 तालुका हैं बारामती डिस्ट्रिक्ट में, बारामती जी। को छोड़ के, वहां पर जी। पानी की भी बहुत किल्लत है, पानी जो है Correct. अच्छी तरह पहुंचाया नहीं गया, देयर इज अ मेजर वाटर शॉर्टेज। तो इन सब गांवों को निगलेक्ट किया गया है जो बाकी 5 तालुका में हैं। तो Very true. ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये पढ़ के मुझे जरा सरप्राइज हुआ, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज द सेम फैमिली विच हैज बीन लुकिंग आफ्टर बारामती। Haji Dada Pawar Sahab himself was a member of parliament from there twice, so he also didn't do anything at that time, sir. नहीं, अजीत दादा वहां के विधानसभा क्षेत्र को नेतृत्व करते हैं, तो अजीत दादा का पूरे डिस्ट्रिक्ट में ध्यान देना, काम करना उस वक्त उतना ठीक नहीं था कि वो पवार साहब हमारे सर्वा वहाँ थे, वो देख रहे थे। सुप्रिया ताई भी उस समय थोड़ा जितना हो रहा था उनसे वो ध्यान दे रही थी, लेकिन दादा की कुछ लिमिटेशन थी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, अब दादा का विजन पूरा हर महाराष्ट्र में पूरे में हो गया है। तो अब जहां वो सोच रहे थे कि पहले उन्हें बारामती में एक लिमिट थी कि यहीं तक देखना है, यहीं तक काम करना है, यहीं तक उनको दखल अंदाज करना है, तो उन्होंने कभी पवार साहब से उसके ऊपर कभी, मुझे लगता नहीं कि कभी उन्होंने उसके ऊपर चर्चा ज़्यादा की। और जो भी पवार साहब ने बारामती के लिए किया वो हमने सबसे बड़ा But विकास sir, he माना। was a member of parliament from Baramati, the same seat that we are talking about right now, in 1991. 1991 में वो बारामती से लोकसभा चुनाव जीत के गए सर, अजीत दादा पवार। तो तब उनको ये सब हाँ। समस्याएं नहीं दिखी सर। 91 में समस्या कहाँ थी? नहीं, देखिए अभी ये जो कुछ गांव में पानी नहीं, ये जो बताया जी। गया है 5 तालुका नहीं है, कुछ ये एग्जैक्टली पूरे 5 तालुका नहीं है, कुछ गांव में पानी नहीं है, 5 तालुका के कुछ गांव। अब ये देखिए अभी आज भी जो भी विकास होता है, बस पूरा तो कहीं भी 100% विकास हुआ नहीं है जी, या 100% विकास होता नहीं है। 100% विकास हुआ तो वो परफेक्शन उसको डेफिनेशन में आ गया, और मिस्टर परफेक्ट तो पॉलिटिशियन तो आज तक कोई हुआ नहीं है नहीं हुआ। और ना ही कोई पॉलिटिशियन है। जिस दिन मिस्टर परफेक्ट कोई हो जाएगा उस दिन विकास के ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा और फिर दूसरे के लिए काम करने का कुछ रह भी नहीं जाएगा। और हमारे पास में योजनाएं जो है, सिस्टम जो है वो लिमिटेड है। हम अपने क्षेत्र में बहुत सा फंड नहीं ला सकते, जितना फंड एक अवेलेबल सेंटर से होता है। लगता है उस वक्त माननीय शरद पवार साहब ने भी जितना फंड हो सका, जब तक वो एमपी थे, तो उन्होंने भी जितना फंड हो सका उतना फंड सेंटर से लाया, और उस वक्त का बारामती में जो विकास हुआ वो विकास दिख रहा है आज भी। इसीलिए हम बोलते हैं कि विकास मंत्री बारामती जो है वो एक विकास का मॉडल है। ये जो एक सेंटेंस चलता है और ये पूरे महाराष्ट्र के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है। इंद्रपाल जी, वी सॉ इंडिया अलायंस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए महासंग्राम। It started with शिवाजी पार्क, इंडिया अलायंस एंड देन रामलीला मैदान। वहां पर शरद पवार साहब भी बोले कि लोकतंत्र को बचाना है और बीजेपी वांट्स टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई दे वांट 400+। एंड देन राहुल गांधी जी जो हमेशा बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म ऑन द सर्च, माइनॉरिटीज लिविंग अंडर फियर। तो अलग अलग जो बातें, तो डू यू थिंक द रिपल्स ऑफ दिस अलायंस मीटिंग पूरे देश में एक रिपल्स हो गया है? एंड यू सॉ संजय सिंह बेल एंड 1 2 3 ऐसे द सुप्रीम कोर्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस वेयर डिटेंशन ऑफ लीडर्स आर कंसर्न्ड। उन्होंने पूछा 1 साल तक क्यों आप रखे संजय सिंह, वेयर इज द मनी ट्रेल, वेयर इज द मनी?
Is the Supreme Court asking the right questions right now? And is it because the India alliance जो बार बार बोल रहा है लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र, how do you see the entire atmosphere now, इंद्रपाल सिंह जी? अभी देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो इंडी है, जो मोदी साहब भी इंडी बोलते हैं इसको, तो जो इंडिया अलायंस या इंडी है, ये इनके पास में अभी तक इनका अपना फेस नहीं है, इनका अपना लीडर नहीं है। दूसरा, इनके पास में अभी तक इनका सिंबल नहीं है। तीसरा, अभी जब भी विरोध करना है तो जो भी विरोध में होता है वो कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं कहता हूँ लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? आपकी जीडीपी देख लीजिए आप कहाँ बढ़ रही है, उसका एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए कहाँ तक हो रहा है, आप आईटी फील्ड में देख लीजिए क्या काम हो रहा है, आप देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो नितिन गडकरी साहब ने काम कर दिया वो लैंडमार्क काम है, वो किसी के इरा में हुआ ही नहीं ऐसा काम है। तो प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को सुना जा रहा है। लोगों को सुनेंगे नहीं तो विकास कैसे होगा? तो यहाँ एक मैं प्रदीप जी आपसे बताना चाहूंगा कि जो आप संजय सिंह का बता रहे हैं वो जुडिशियल पार्ट है। जुडिशरी हमने कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया है। मोदी जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने जुडिशरी को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन्फ्लुएंस नहीं होती है। और हमारे देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो हैं, तो आपके लोकतंत्र को खतरा नहीं है। और इस तरह विरोध को, जो विरोधी पार्टियां हैं उनको ये सेंटेंस से परहेज करना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है कि उनको माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं उन पे भी विश्वास नहीं है इनको। और अभी आपने देखा कि संजय सिंह के मामले में इतना अच्छा फैसला आया, उन्होंने ईडी को बाकायदा डाटा, मैं कॉन्फ्रेंस पे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मेरे पास लिंक था तो मैं पूरा व्यू कर रहा था मैटर, तो मैंने देखा कि ईडी को बोलना पड़ा कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर बेल करके। आप देखिए कितना बड़ा सेंटेंस था। तो कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? जुडिशियल इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी ने कहा कि अगर आप एजेंसी को कहा आपके पास में कुछ मनी डिटेल नहीं मिला है तो व्हाई यू वांट द फर्दर कस्टडी, तो फर्दर कस्टडी देने से इनकार किया। और उनको जो बेल हुआ है वो मेरिट पे हुआ है और वो मेरिट बताता है। और वो उस दिन जो न्यायाधीश लोगों ने बाकायदा जो जजमेंट सुनाया है उससे क्लियर हो रहा है कि हमारा लोकतंत्र कहीं भी खतरे में नहीं। दूसरा, मैंने देखा कि आज कल के वीडियो में भी देखा मैंने, राहुल गांधी जी ने कहा कि अभी लोकतंत्र खतरे में है, देश में आग लग जाएगी, देश को बचाना है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे उनको भी परहेज करना चाहिए, उनको दूसरे मुद्दे पे बात करनी चाहिए। देखिए 400 पार, लेकिन सर जो उनका मैनिफेस्टो अभी आया है उसकी बड़ी तारीफ हो रही है हर जगह पे। कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, मैनिफेस्टो जो है, उसकी तो बहुत तारीफ हो रही है हर जगह। आपने देखा है सर? न्याय पत्र में तो सब कुछ दे रहे हैं ना, तो क्या कुछ नहीं दे रहे हैं? तो कल तो ये भी कोई न्याय पत्र निकाल सकता है कि आरबीआई में इतना गोल्ड पड़ा है, मैं वो सारा गोल्ड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो वो भी एक न्याय पत्र हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कोई सर कुछ भी हो सकता है। देखिए लुभाना एक अलग बात है, और लुभाने के लिए आप लास्ट से लास्ट मैंने बताया कहां तक जा सकते हैं। तो आपके पास में आरबीआई है, आरबीआई का खजाना, हम जीत जाएंगे तो आरबीआई का खजाना भी पूरा लौटा देंगे। हम पूरा जितना गोल्ड होता है उतनी करेंसी हम छापते हैं, तो उसके भी आगे जाएंगे, हम जितना गोल्ड है वो दुनिया में बांट देंगे। तो डेफिनेटली ये भी एक अपना एजेंडा कांग्रेस कर सकती है, तो इसके लिए हम कांग्रेस को कुछ नहीं बोल सकते। तो उनके न्याय पत्र से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, वो लुभावने वाली बात है। वो किस चीज से सहमत नहीं है सर आप? कांग्रेस का कौन से ऑफर से आप सहमत नहीं हैं, वो जरा बताएं। आपको मैंने अभी तक पूरा मैंने डिटेल में देखा नहीं है मैंने भी। सर उन्होंने ये कहा है, मैं पूछ लेता हूं आपसे, जो प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में है, प्रदीप जी के दिमाग में है कि हर परिवार की एक महिला को वो 1 लाख रुपए सालाना देंगे, यानी 8,500 रुपए पर मंथ टू एवरी वुमन ऑफ एवरी फैमिली ऑल ओवर द कंट्री। तो उसका हम लोग पिछली बार जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो तकरीबन 34,000 करोड़ आता है साल का। तो सर वो नहीं लिखा कि पैसा आएगा कहां से। हो सकता है जो आपने अभी स्कीम बताई हो शायद वही दिमाग में हो। आरबीआई का खजाना। देखिए अभी मोदी जी की ऑलरेडी
स्कीम कर रही है जी। कि महिला करोड़पति, एक महिला करोड़पति। जी अभी वो एक महिला मोहल्ले में, आपके एक गट में एक महिला को करोड़पति करने की योजना चल रही है। योजना एग्जीक्यूशन में है, इम्प्लीमेंटेशन में है, लोग बन रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बोल दिया है तो लोग नहीं बन रहे हैं। महिलाओं को इतनी ज्यादा योजनाएं सरकार ने दे दी हैं और वो योजनाओं में उनको लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं को बाकायदा गैस सिलेंडर दिया गया। महिलाओं को जहाँ पानी नहीं था, गांव में पानी नहीं था, वहाँ जो बेचारी जाती थी पानी भरने के लिए बहुत दूर गांव में, मैं कुछ दिन पहले कुछ वकीलों के साथ में बैठा हुआ था, मेरा हाईकोर्ट में मैटर था, हम डिस्कस कर रहे थे नीचे बैठ के। तो मुझे एक वकील ने कहा हमारे यूपी में गांव में अब तो घर घर में नल आ गया इंद्रपाल जी। तो बताइए, मतलब जब नल आ गया है तो पानी भी आ गया। बड़ी बात तो है, बोला खाली नल नहीं, नल में पानी भी आ गया गाँव में। तो क्या बात बोला है, हम क्यों नहीं क्या बात। क्यों ना बीजेपी। तो मैंने कहा यार ये बात इंद्रपाल जी, you know where the deficiency, the Congress जो deficiency of मोदी जी प्रोजेक्ट, वो भर्ती भरोसा बोला कि 30 लाख नौकरियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो आपने भर्ती नहीं किया। वहां पर राहुल गांधी जी एंटर किया, बोले कि भर्ती का दिलासा मैं देता हूं, राहुल गांधी गारंटी, ये भर्ती हो जाएगा 30 लाख के। पहली नौकरी पक्की। जो बच्चे ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रहे डिप्लोमा होल्डर्स है, उनको 1 साल का स्टाइपेंड 1 लाख पर एनम राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ बच्चों को मैं दे दूंगा, 1 करोड़। नाउ दैट इज वेयर द डेफिशिएंसी, यू नो, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में हर चीज में पेपर लीक। तो पेपर लीक से मुक्ति राहुल गांधी जी। तो जहां जहां मोदी जी का डेफिशिएंसी देखा है, फार्म लॉज कानून, बोले किसान एमएसपी पे कानून लेके आऊंगा, कानून बनेगा एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं होगा। ना जहां जहां डेफिशिएंसीज देखे वहां राहुल गांधी जी एकदम मैनिफेस्टो लेके घुसकर वो स्टेप। तो हाउ डू यू थिंक दिस विल दिस वर्क इंद्रपाल जी, विल दिस वर्क? प्रदीप जी, अभी एक छोटा एग्जांपल लेते हैं एमएसपी का। देखिए एमएसपी तो अभी मैं खुद सरदार हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा स्ट्राइक की और बड़ा आंदोलन किया, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि एमएसपी क्यों लागू नहीं होता, ये एकदम प्रैक्टिकल आज मैं बताने जा रहा हूं इसके ऊपर, आज आपके चैनल के माध्यम से। इसमें होता क्या है कि अभी कोई एक फूड प्रोडक्ट है, एक फसल पैदा हुई है, उसको समझिए हमने एमएसपी दे दिया 2000, तो वो प्राइवेट मार्केट में 2000, समझो 2200 में प्राइवेट मार्केट में वो बिक रहा है, और हमने उसका एमएसपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अगर उससे ज्यादा, तो गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम ये है कि इतने वेयर हाउस गोडाउन रखने की सुविधा नहीं है कि किसान प्राइवेट को छोड़ के हमें बेचेगा करके। सबसे बड़ी बात है, हम एमएसपी जो रखते हैं उससे जो मार्केट है वो 200 रुपया ज्यादा रखता है, और 200 रुपया ज्यादा रखकर वो प्रोडक्ट पूरा उठा लेता है। जब बचता है वो प्रोडक्ट जो होता है वो सरकार लेती है, और सरकार लेकर उसके जितनी यंत्रणा सिस्टम जितना उनके पास है, भारत एक इतना बड़ा कृषि प्रधान देश है, इसमें जो वेयर हाउसिंग है, देखिए एक CWC करके एक उसका डिपार्टमेंट है अलग से वेयर हाउसिंग का, वो डिपार्टमेंट में भी एक लिमिटेशन है कि आप कितना फूड ग्रेन स्टोरेज कर सकते हैं। कल को उनका प्रोडक्ट अगर नहीं बिका तो वो सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट के पास आ जाता है, और गवर्नमेंट के पास में अगर हम स्टोर करेंगे तो वो स्टोर करने के बाद में उसमें पेरिशेबल गुड होने के कारण उसमें काफी नुकसान गवर्नमेंट को पड़ता है, जो कि एक प्रैक्टिकल बात है जो कोई चैनल पे कोई जगह पे दिखाई नहीं जाती, ना लोग बोलते हैं। मैं ये आउट ऑफ द वे जाकर बोल रहा हूँ कि ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, क्योंकि हमारी भी जमीनें पंजाब में है आज भी, और हम भी लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो जब बताते हैं तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं एमएसपी हर 100% लागू करना प्रैक्टिकली कोई भी सरकार के लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये जहां जहां एमएसपी की जरूरत है और जहां जहां प्रोडक्ट पेरिशेबल नहीं है, जिनका स्टोरेज गवर्नमेंट कर सकती है और जिनको बाद में कई टाइम के बाद में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके गवर्नमेंट कुछ अर्न कर सकती है, तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर एमएसपी जरूर लाना चाहिए, और सरकार ने लाया है और सरकार उसके लिए काम कर रही है। और अभी जो एमएसपी में सुधार मोदी जी ने जो
गारंटी दी है और मोदी जी ने कहा है जो हम लागू करेंगे, तो मेरे हिसाब से जो एक्सपर्ट कमेटी है एग्रीकल्चर की डेफिनेटली उसके ऊपर काम कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार में अगर कांग्रेस ने ऐसा कहा है कि हम एमएसपी ले आएंगे तो आते ही वो एमएसपी नहीं ला सकते, क्योंकि देश का वायबिलिटी खत्म हो जाएगा। ये फिजिबल नहीं है, जो बात फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, और मैनिफेस्टो में बोलना गलत है। एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते मैं लेकिन इसका फर्क पड़ेगा सर क्या? सर वोटिंग पैटर्न पर इसका फर्क पड़ेगा। जो आपने बात कही है वो लॉजिकल है, हर एक कोई समझाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इस वादे का क्या वोटिंग पर इफेक्ट पड़ेगा? जैसे वेस्टर्न यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है और साउथ के भी जो फार्मर्स हैं, क्या उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा इंद्रपाल सिंह जी? डेफिनेटली एजेंडा है, लोगों को अट्रैक्ट करता है और किसान चाहता है कि मैंने जो कुछ भी प्रोड्यूस किया है उससे ज्यादा मुझे उसकी कीमत मिले जी। और जब चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कीमत वो चाहता है, अपर लिमिट चाहता है, तो वो प्राइवेट जो होलसेलर हैं, जो प्राइवेट जो लोग उनका माल खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे वो ज्यादा कीमत सरकार से चाहता है। लेकिन जब सरकार वो ज्यादा कीमत देगी तो सरकार के लिए वो फिजिबल नहीं है, वाइबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये बात समझाने की कोशिश लगातार किसानों को की जा रही थी। अभी जैसे हमारे यहाँ उत्तर मुंबई में कैंडिडेट है पीयूष गोयल जी, बीच में वो मीडिएटर थे इस बात के, उन्होंने भी किसान मीटिंग ली, तो पीयूष गोयल साहब ने भी ये बात समझाई कि कहाँ हम आपको एकोमोडेट कर सकते हैं और कितना हम आपको एकोमोडेट कर सकते हैं। पूरी बातें उनके सामने ओपन की गई। उसके बाद वो आंदोलन डाइल्यूट हुआ, लोग घर गए और लोगों ने तो आंदोलन को एक कहीं तो भी विराम मिला। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का ये एजेंडा एकदम गलत है। इंद्रपाल जी, सेकंड वन, सोनिया गांधी ने जिस प्रकार, टुडे सोनिया गांधी came out and criticized Prime Minister Modi. She said there's a conspiracy to change the constitution. There's a conspiracy to change the constitution, and Prime Minister Modi is destroying the country and democracy by considering himself a great leader. मोदी जी अपने ही वाह वाह करने में लोकतंत्र को और देश को, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। And there's a very big conspiracy to change the constitution. Can the constitution be changed, Indrapal ji? No, I don't think Nambiar ji, the party can change the constitution, and there is a only apprehension, and there is a great apprehension to the oppositions, because hardly the amendment was made in the enforcement PML Act. PML that Act was made. Yes. PML Act, they had made certain amendment in section 45, Yes. where they had told the way you have to provide the opportunity to the public prosecutor, and then second was that you have to prove that you are not guilty. Your criminal antecedent will be seen, and they will see that nothing is seized from your house as a crime proceed. So certain amendment was made in PMLA, and I think as an advocate, do you agree with it? I agree. I agree. Section 45. In spite of the fact that the same conditions were used in Tada and in Kota, the same conditions. You are guilty till proven innocent. Rajiv ji. Ji sir. Because so in this 45A and B, we got the bail of Anil Deshmukh ji. You got it on health grounds. You did not get it on merits. No, not at all. On merit we got the bail on the merit. But he still had to spend such a long time in jail. But sir, he still had to spend about 8 or 9 months in jail. Do you think that's fair? Because of 45A and B, he was in jail for that period. So don't you think that in itself is unfair? Because I am asking you, because you are a most respected lawyer as well. You are a most respected advocate, and we all absolutely respect your legal acumen. Sir, this department was created to fight terrorism and narcotics and narco-terrorism. आज तो सर दूध वाला, धोबी, मोची, जो मर्जी हर एक को जा रहा है सर। ईडी का तो नोटिस वैसे ही आ जाता है, इतना आम हो गया है आजकल। तो लोग उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये क्या है सर?
राजीव जी They have forgotten their original purpose. That is my view. सर जो आप मुझे बताइए वही चीज क्या भारत के कानून में और प्रावधान नहीं है? Can the same thing not be investigated under 420 or under so many other laws which are there in the EOW and in other places? Why do you need section 45 and section 50 of the PMLA? बताइए सर. राजीव जी आपका नॉलेज बड़ा अपडेट है कि ये एक्ट क्यों लाया गया. ये यूएसए में पहला एक्ट लाया गया जी. और ये एक्ट लाने का मेन पर्पस था कि स्मगलिंग रोकी जाए जी. टेररिज्म रोका जाए जी. और रुका गया. Sir, the drugs are so freely available in the place where we are sitting. You'll be shocked. जी बताएं सर. लेकिन जैसे आपने बताया कि क्या और एक्ट नहीं है क्या, तो और एक्ट भी है जिसमें 45 लगता है सर. जैसे कि हर एक में ट्विन कंडीशन, हम इसको लॉ में ट्विन कंडीशन बोलते हैं. करेक्ट. जब ये एनडीपीएस आता है तो ये सेक्शन 21 बन जाता है. जी. तो सर एनडीपीएस में भी ये एक्ट है और ये 45 जो सर इकोनॉमिक ऑफेंस में नहीं लगता ना सर. एनडीपीएस में सर फाइनेंशियल ऑफेंस में नहीं लगता ना सर. फाइनेंशियल ऑफेंस में द नॉर्मल लॉ अप्लाइज where you can prove your innocence, where the Supreme Court decision where bail is the norm, jail is the exception applies. Here jail is the exception, bail is the norm. Where rather jail is the exception, jail is the norm, bail is the exception. ये लगता है यहाँ पे. Sir, look at the number of cases that have been filed. Over God knows how many thousands. And there have been just 24, 23 convictions. Out of 30,000 or something like that. What is going on here, sir? Sir, you are an advocate. I am not asking you this as now an associate with the BJP. You are also an officer of the court. I think you should advise people properly and tell them, yaar, isko zara band karo. Please apply it to where it ought to be applied. Apply it to gangsters. Apply it to enemies of the country. Apply it to terrorist organizations, to drug smugglers. Narco-terrorism. And narco-terrorism. Please, Indrapal Singh ji, we expect that from you. As a lawyer and a citizen of this country, I am fully agreed, Rajiv ji, what you said, that this PMLA Act is draconic, बहुत डेंजर इसको दे दिया गया है. ईडी बोलते ही लोग डरने से लगते हैं और ईडी में फिक्स करने के बाद में जो हो रहा है 45 डेफिनेटली. हमने भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है. आई एम आल्सो आई एम रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि जस्टिस खानविलकर के सामने हमारा भी पिटीशन चला. लेकिन दुर्भाग्य है कि सेक्शन 45 उसका बेंच नहीं है ना सर. तो योर पिटीशन किया. Sir, 27 July 2022 was when Justice Khanvilkar gave the judgment. हम वहीं से पीड़ित है कि खानविलकर साहब जो देखे गए 45 उन्होंने बरकरार रखा और हम सभी लॉयर्स जो हैं जिनको बेल चाहिए होती कोर्ट के अंदर, तो हमारे तो खिलाफ जजमेंट, खानविलकर साहब का जजमेंट पढ़ने के बाद में जब जजमेंट आया तो वी ऑल लॉयर्स सेट टुगेदर एंड वी डिस्कस, यार ये जजमेंट में तो कुछ दिया ही नहीं, देयर इज नो रिलीफ करके, और कुछ है लेकिन तो हम लोग फिर यहाँ वहां से ले सकते हैं. नाउ अगेन द मैटर विल बी लिस्टेड नेक्स्ट मंथ करके. आई होप सो. I hope. Yes, there are 282. There are 142 petition are pending on the subject of section 50 और section 45. सर section 50 में ये है कि अगर ईडी के ऑफिसर ने आपका स्टेटमेंट ले लिया, that is admissible. That is admissible. Law and that is equivalent to admitting in front of a magistrate. It is almost the same thing. Yes. तो अभी वो petition 50 और 45 पेंडिंग है. अगर वो डाइल्यूट होता है तो कुछ रिलीफ मिलती है. So these are my view as an advocate. That's exactly what I'm saying. Not as a party spokesman. I'm not saying that. Yes, not as a party spokesperson at all. But in any event, thank you very much for joining, sir. Thank you very much for joining us. I hope Bhujbal Sahab, he's our dear friend. I hope he actually gets to stand for election from where he has worked so hard. But let's see what happens. And you joined us for a long time, Indrapal ji. बहुत वक्त लगा दिया आपने. After a long time. Because of heavy workload of legal as well as political assignments. Sir, now he is representing PMLA clients. Yes. He'll be busy 24/7. Yes. Thank you so much, sir. Namaskar. Namaskar, sir. Jai Hind, sir. Thank you. Right. So,
I hope to God they actually take a second look at. You know, the law can be as draconian as possible for terrorists and for narcotic smugglers, Pradeep ji. The But not for intention of the others. government was earlier very clear. Yes. This is going to apply to people who act against the state Absolutely. and narco-terrorism. Now you're applying it to all cases. Now You can't apply to politicians. I mean, come on. इंडियन पेनल कोड के अलग अलग सेक्शंस को उसमें इंक्लूड कर दिया है कि इवन ऑन दिस इज एप्लीकेबल, so that becomes. And I think that is essentially because of the fact, I'll tell you what, very unfortunately, we didn't have a proper audio connection with Indrapal Singh ji. Otherwise, you know, I wanted to discuss a few more things with him, including the fact that this shows our investigative agencies are basically lazy. They don't want to investigate anything thoroughly. So as a result of which, आप हर एक जगह पे पीएमएलए लगा दो, वहां पर आपको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं है. आपके सामने एक छोटा सा प्रेडिकेट ऑफेंस आ गया, सीबीआई ने एक प्रेडिकेट ऑफेंस बना दिया, आपने आदमी को अंदर डाल दिया, उसके बाद अपने आप आता रहेगा 3 साल के लिए आदमी अंदर है, 4 साल के लिए आदमी अंदर है, बिकॉज यू डोंट वांट टू इन्वेस्टिगेट, यू डोंट वांट टू वर्क हार्ड, यू डोंट वांट टू स्पेंड एल्बो ग्रीस. अरे भाई काम करना पड़ता है, किसी को भी गिल्टी प्रूव करने के लिए आपको काम करना पड़ता है. यहाँ पे तो बहुत कन्वीनियंट है, यू आर गिल्टी till proven innocent. I understand if it's an habitual offender, you're Yes. looking after. Yes. He has been committing continuous crimes That's against right. the state and against the people. ये एक साधारण आदमी है जिसको उठा के आप डाल देते हो अंदर, and then his personal liberty is at stake for a few months. And The- a few months, years, Pradeep So, ji. Years. सबसे जल्दी निकले थे संजय राउत जी 103 दिन के बाद. 103 दिन. 103 days is not a small. It's not a small time. 103 दिन जेल में साहब, मतलब ये तो ठीक है, चलिए संजय राउत जी पॉलिटिशियन है, वेरी वेरी टफ बर्ड, बट इमेजिन ऑल द अदर पीपल हु आर इन जेल राइट नाउ, मतलब उनकी तो हालत खराब हो गई होगी. दिस इज टेरिबल. इन एनी इवेंट, I hope some solution is found for this, and the ED rediscovers its original charter and goes back to its original character, which is to eliminate terrorism, terror financing, and narco financing, which, by the way, is the greatest danger being posed to the security of the nation right now. On that, there can be no compromise. Let's be very clear. जहां तक टेररिज्म का सवाल है, आतंकवाद का प्रश्न है और ड्रग स्मगलिंग का प्रश्न है, वहां पर देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज. And narco is the biggest case. Narco, Biggest. It is spread to every street of the country. That's right. Now that is where the state will have to really impose something very draconian to see that these things don't happen. If there's some officers of the enforcement agencies who are involved in this, take action against them. You know, because आज हर गली में बिक रहा है. हर गली में बिक रहा है साहब, सरेआम. मुंबई में तो हर गली में बिक रहा है. सरेआम बिक रहा है. और वो हमारे समीर वानखेड़े साहब जो हैं, उनका डर था. There was fear. देयर वाज अ फियर कि गब्बर सिंह आ जाएगा, यानी समीर वानखेड़े आ जाएगा. अब उनके खिलाफ भी चल रहा है, कुछ ना कुछ चले जा रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो वेयर दैट विल गो. और वैसा कोई और ऑफिसर आया नहीं अभी तक, who could instill fear into the minds of these drug distributors and others who are selling drugs to kids. But I hope to God somebody like that comes over here, and at least the area of Mumbai, Western Maharashtra and Gujarat is free of drugs. I hope that happens. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साहब. अपने कमेंट भी भेजें. We'll try and read out as many as possible. लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें. प्लीज डू सब्सक्राइब. आई एम नॉट हियरिंग द बेल सो फार. भाई घंटी नहीं बजाई आप लोगों ने, जरा घंटी तो बजाइए. चलिए सब, आज घंटी काम नहीं कर रही है. चलिए कोई बात नहीं. You got the engineer not absent today. The Yes, engineer. we have the bellman, the bell ringer is absent today, our friend. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव. Har Har Mahadev.